गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो में हमने देखा फ्रेंड फंक्शन क्या होता है, किस तरह से कार्य करता है, क्या विशेषताएं होती है उसकी। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि एक जो फ्रेंड फंक्शन होता है, तो देखिए फंक्शन चाहे कोई भी हो, फंक्शन कंप्लीट होने के बाद में, एग्जीक्यूट होने के बाद में कुछ रिटर्न करता है, कुछ रिजल्ट देता है, अपना कुछ रिटर्न करता है। तो जैसा कि हमने फंक्शन के बारे में पढ़ा था स्टार्टिंग में, तो फंक्शन में रिटर्न टाइप होता है और फंक्शन में आर्ग्यूमेंट्स होते हैं। रिटर्न टाइप यह बताता है फंक्शन में कि फंक्शन एग्जीक्यूट होने के बाद में या कंप्लीट होने के बाद में किस प्रकार की वैल्यू को रिटर्न करेगा। और फंक्शन का जो प्रोटोटाइप होता है या फंक्शन के जो आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, वो ये डिसाइड करते हैं कि फंक्शन को कॉल करने पर उसको जो वैल्यू दी जाए या जो रेफरेंस दिया जाए उसका टाइप क्या होगा। तो एक नॉर्मल फंक्शन के बारे में ये है कि फंक्शन का रिटर्न टाइप है और फंक्शन का आर्ग्यूमेंट है। ठीक है। फ्रेंड फंक्शन के बारे में हमने पढ़ा, तब देखा कि फ्रेंड फंक्शन है वह पैरामीटर्स के रूप में, आर्ग्यूमेंट्स के रूप में वेरिएबल्स को ना लेकर ऑब्जेक्ट को लेता है। तो एक फंक्शन जब आर्ग्यूमेंट्स के रूप में वैल्यू लेता है और रिटर्न भी करता है जो रिटर्न टाइप होता है उसके अकॉर्डिंग, तो यहाँ पर ये कहने का अर्थ है, यहाँ पर जो अभी समझाएंगे कि एक फंक्शन जब आर्ग्यूमेंट के रूप में ऑब्जेक्ट लेता है तो वो ऑब्जेक्ट को रिटर्न भी कर सकता है। ठीक है। तो आज का हमारा टॉपिक होगा रिटर्निंग एन ऑब्जेक्ट, कि एक ऑब्जेक्ट को रिटर्न करना। मतलब जिस प्रकार से एक फंक्शन वैल्यू लेता है तो वैल्यू को रिटर्न करता है, यहाँ पर फ्रेंड फंक्शन जब आर्ग्यूमेंट के रूप में ऑब्जेक्ट को लेगा तो ऑब्जेक्ट को रिटर्न भी कर सकता है। यही समझने के लिए और आज का ये वीडियो है हमारा। और इस वीडियो को शुरू करने से पहले, आगे समझने से पहले, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें। चलिए शुरू करते हैं आज। देखिए, रिटर्निंग एन ऑब्जेक्ट कि एक फंक्शन है, एक फ्रेंड फंक्शन है, वह आर्ग्यूमेंट लेता है ऑब्जेक्ट के रूप में, तो एक ऑब्जेक्ट को रिटर्न भी कर सकता है। ठीक है। यहाँ पे आप देख पा रहे हो हमारी एक क्लास बनाई है हमने और क्लास का नाम रखा है हमने वेक्टर। क्लास का नाम रखा है हमने वेक्टर। और क्लास के अंदर हमने एक एरे बनाया है, वी नाम का एरे हमारा, और इसकी साइज़ है 3। ठीक है। तो 3 एलिमेंट बनेंगे इसके अंदर। उसके बाद में ठीक है, और साथ में ये पता ही है आपको कि इसमें कुछ हमने यहाँ पर पब्लिक प्राइवेट कुछ लिखा नहीं है। तो बाय डिफ़ॉल्ट अगर हम नहीं बताते हैं तो जो डेटा मेंबर होते हैं वो स्वतः ही प्राइवेट अनुभाग के अंदर होते हैं। ठीक है। फिर देखिए पब्लिक अनुभाग शुरू करते हैं और यहाँ पर एक फंक्शन बना है यहाँ से लेकर और यहाँ तक। ठीक है। इसमें लिखा है वॉइड सेट वेक्टर वॉइड, रिटर्न टाइप, फंक्शन का नाम और आर्ग्यूमेंट। ठीक है। तो ना तो कुछ रिटर्न करता है, वॉइड का मतलब कुछ भी नहीं है यहाँ पर, ना तो कुछ रिटर्न करेगा और ना आर्ग्यूमेंट के रूप में कुछ लेगा। ठीक है। फंक्शन को कॉल करने पर क्या होता है, देखते हैं फंक्शन में क्या लिखा है। फंक्शन में है सी आउट एंटर 3 नंबर्स। ठीक है। फंक्शन को जब सेट वेक्टर फंक्शन को कॉल किया जाएगा तो पूछा जाएगा कि एंटर 3 नंबर्स। और लूप है, यहाँ पर लूप में लिखा है फॉर इंट आई इक्वल 0 आई लेस देन 3 आई प्लस प्लस। तो यहाँ पर एक लूप वेरिएबल बनाया है आई, वैल्यू उसको इनिशियलाइज किया है 0 से। कंडीशन रखिए आई लेस देन 3 कि जब तक आई की वैल्यू 3 से कम रहे, तो 3 से कम होगी 2 तक। स्टार्ट किया 0 से, 0 1 2, इट मीन्स 3 टाइम्स, 3 टाइम्स लूप चलेगा।
लूप में सीन स्टेटमेंट लिखा है हमने। सीन क्या करता है, इनपुट का काम करता है, और ये स्टेटमेंट 3 टाइम्स चलेगा, 3 बार चलेगा और इनपुट लेगा। ये जो एरे हमने बनाया था इसमें 3 बार इनपुट करेगा। इट मीन्स जब भी हम सेट वेक्टर फंक्शन को कॉल करेंगे तो यह फंक्शन 3 इंटीजर वैल्यू को एरे में इनपुट करवाएगा। ओके, नेक्स्ट फंक्शन है हमारा, ये है यहाँ तक लिखा है वॉइड डिस्प्ले वाइड। तो ये भी आर्गुमेंट कुछ नहीं लेगा। डिस्प्ले फंक्शन को कॉल करने पर क्या होता है देखते हैं। यहाँ पर फॉर लूप लिखा है जो कि बिल्कुल सेम है पहले वाले जैसे, 3 टाइम्स लूप चलेगा। इस बार लूप के स्टेटमेंट में सी आउट लिखा है। सी आउट क्या करता है, जैसे सी इनपुट करने का काम करता है, सी आउट प्रिंट करने का काम करेगा, और ये जो वी नामक हमने एरे बनाया था उसको प्रिंट करेगा। तो कहने का मतलब सेट वेक्टर इनपुट करता है 3 वैल्यू को, ठीक है, एरे में इनपुट करेगा, और डिस्प्ले फंक्शन है वो एरे को प्रिंट करेगा। ओके, उसके बाद में इस फंक्शन के बाद में लिखा है फ्रेंड वेक्टर सम वेक्टर वेक्टर। इट मीन्स यहाँ पर देखिए ये फ्रेंड कीवर्ड है, वेक्टर यहाँ पर रिटर्न टाइप है, सम फंक्शन का नाम है, और ये जो दो हैं इसके वेक्टर वेक्टर ये दोनों आर्ग्यूमेंट हैं, ठीक है। और यहाँ सेमीकोलन लगने का मतलब ये एक फंक्शन का प्रोटोटाइप है, इसको समझना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर देखिए जिस फंक्शन के फ्रेंड कीवर्ड लगा हो वो फ्रेंड फंक्शन होता है, तो ये फ्रेंड कीवर्ड लगा है फ्रेंड फंक्शन बनाने के लिए। रिटर्न टाइप में वेक्टर लिखा है, ठीक है। रिटर्न टाइप में वेक्टर लिखने का मतलब जिस पे पूरा प्रोग्राम हमारा आधारित है, रिटर्निंग एन ऑब्जेक्ट। तो रिटर्न क्या करेगा, रिटर्न होने वाला, देखिए क्लास है वो एक यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप है, ठीक है। और एक फंक्शन का जो रिटर्न टाइप होता है वह मान्य डेटा प्रकारों में से एक होता है। तो यहाँ पर वेक्टर क्या है, एक डेटा टाइप ही हो गया ना, चाहे वो यूज़र डिफाइंड ही क्यों ना हो। और वेक्टर यहाँ पर जैसे इंटीजर लिखते हैं हम, इंटीजर लिखते हैं तो इंटीजर प्रकार की वैल्यू रिटर्न करता है। आर्ग्यूमेंट के अंदर इंटीजर लिखते हैं, फ्लोट लिखते हैं तो वो वैसी ही वैल्यू लेता है। यहाँ रिटर्न टाइप में वेक्टर लिखा है, आर्ग्यूमेंट के रूप में भी वेक्टर लिखा है। इसका मतलब ये एक फ्रेंड फंक्शन है, ये जो सम है एक फ्रेंड फंक्शन है। फ्रेंड फंक्शन आर्ग्यूमेंट के रूप में ऑब्जेक्ट्स को लेता है। तो यहाँ पर 2 ऑब्जेक्ट होंगे जो वेक्टर क्लास के बनेंगे, वो कुछ भी हो सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। और जब ये फंक्शन रिटर्न करेगा तो रिटर्न भी एक ऑब्जेक्ट को ही करेगा। यहाँ से डिफाइन किया गया है कि ये ऑब्जेक्ट को ही रिटर्न करेगा, ठीक है। इसको समझना बहुत ज़रूरी है। अब आते हैं मेन फंक्शन के अंदर। यहाँ पर क्लास ख़त्म हो गई थी, पहले मेन फंक्शन में आते हैं। मेन फंक्शन में देखिए लिखा है वेक्टर v1 v2 v3। वेक्टर क्लास का नाम है, v1 v2 v3 ये 3 ऑब्जेक्ट बनाए गए यहाँ पर, ठीक है। ऑब्जेक्ट बनाए गए हैं v1 v2 v3। और आपको पता है कि ये क्लास के ऑब्जेक्ट हैं वो क्लास के जो मेंबर फंक्शन होते हैं उनको कॉल करते हैं, उनको एक्सेस करते हैं। तो देखिए फर्स्ट लिखा है v1 डॉट सेट वेक्टर। v1 ऑब्जेक्ट के द्वारा सेट वेक्टर फंक्शन को कॉल किया गया। और आपको पता है, आपने अभी पढ़ा है कि सेट वेक्टर फंक्शन को कॉल करने पर क्या होता है, 3 वैल्यू इनपुट होती है, 3 इंटीजर वैल्यू इनपुट होती है, ठीक है। जैसे ही v1 डॉट सेट वेक्टर लिखेंगे हमारे सामने ये जो सेट वेक्टर फंक्शन है ये चलता है इससे, और सामने हमसे पूछा जाता है कि एंटर 3 नंबर्स, तो हम उसको पढ़ के 3 नंबर इनपुट करते हैं। उसके बाद में है v2 डॉट सेट वेक्टर। इस बार v2 के द्वारा फिर से सेट वेक्टर फंक्शन को कॉल किया जाएगा और जो दूसरी 3 वैल्यू है वो इनपुट होगी, ठीक है। उसके बाद में लिखा है v3 इक्वल सम v1 कोमा v2। ये क्या है, देखिए v1 से हमने 3 वैल्यू इनपुट करवाई, v2 से 3 वैल्यू इनपुट करवा दी, और v3 में क्या लिखा, v3 भी ऑब्जेक्ट ही है, v3 के अंदर सम फंक्शन को कॉल कर लिया। v3 के जो भी वैल्यू है इसमें कॉपी करने के लिए वो सम फंक्शन को कॉल कर लिया। यहाँ पर सम फंक्शन कॉल होगा, और सम फंक्शन को कॉल करने पर इसके जो आर्ग्यूमेंट है वो दोनों ऑब्जेक्ट होने चाहिए, जो बिल्कुल सही है। यहाँ पर v1 v2 दोनों ही ऑब्जेक्ट हैं। तो सम फंक्शन कॉल हुआ, आर्ग्यूमेंट के रूप में ऑब्जेक्ट गए ना। अब v1 के पास भी 3 वैल्यू हैं, 3 इंटीजर वैल्यू है, v2 के पास भी 3 इंटीजर वैल्यू है।
तो दोनों ऑब्जेक्ट को हमने भेज दिया, ठीक है। और जब भी ये सम फंक्शन चलेगा यहाँ से, तो सम फंक्शन में क्या होगा वो देखेंगे अभी थोड़ी देर में। तो सम फंक्शन को कॉल करने पर जो कुछ भी रिटर्न होता है, तो रिटर्न होके भी क्या आएगा, वापस ऑब्जेक्ट के रूप में आएगा। और पता है कि वेरिएबल में वेरिएबल कॉपी होता है, ऑब्जेक्ट में ऑब्जेक्ट कॉपी होगा। तो v3 के वैल्यू के रूप में हमने सम फंक्शन को कॉल किया, ऑब्जेक्ट के आर्ग्यूमेंट के रूप में v1 और v2 को भेजा। सम फंक्शन उन पे प्रोसेसिंग करेगा, रिटर्न करेगा एक ऑब्जेक्ट को, ठीक है। उस ऑब्जेक्ट की जो भी वैल्यू होगी वो ऑब्जेक्ट आकर किस में कॉपी हो जाएगा, v3 के अंदर, ठीक है। उसके बाद में हम क्या करते हैं, सी आउट फर्स्ट वेक्टर इज, तो हम v1 डॉट डिस्प्ले, डिस्प्ले फंक्शन क्या करता है, एरे को प्रिंट करता है। तो v1 से जो वैल्यू इनपुट हुई थी, तो v1 डॉट डिस्प्ले लिखने पर वही 3 वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। फर्स्ट वेक्टर इज लिखकर और नीचे 3 वैल्यू आ जाएगी उसकी। उसके बाद में सी आउट बैकस्लैश एन से न्यू लाइन आएगी, सी आउट सेकेंड वेक्टर इज, ये लाइन प्रिंट होने के बाद में v2 डॉट डिस्प्ले, इस बार जो सेकेंड टाइम हमने 3 नंबर्स इनपुट किए थे, v2 डॉट सेट वेक्टर लिखकर वो प्रिंट हो जाएंगे। फिर न्यू लाइन आएगी बैकस्लैश एन से, और उसके बाद में लास्ट में प्रिंट होगा रिजल्टेंट वेक्टर इज, और इस बार v3 डॉट डिस्प्ले लिखेंगे। तो v3 में क्या है, v1 और v2 का जो सम आएगा, टोटल आएगा, वो प्रिंट हो जाएगा एट लास्ट, ठीक है। अब सबसे मेन बात हो गई कि यहाँ पर ये फंक्शन कैसे कार्य करता है, कैसे इनको क्या करता है सम फंक्शन को कॉल करने पर। और सम फंक्शन है उसके आर्ग्यूमेंट के रूप में v1 v2 को भेजते हैं, तो सम फंक्शन के पास कैसे पहुँचते हैं, सम फंक्शन उन पर कैसे कार्य करता है और किस प्रकार वो रिटर्न करता है, वो देखते हैं अभी। तो यहाँ पर देखिए कि सम फंक्शन है यहाँ पर, ये v3 इक्वल सम फंक्शन को कॉल किया, सम फंक्शन ने v1 और v2 को आर्गुमेंट के रूप में भेजा। तो ये ऊपर यहाँ पर मेन फंक्शन से पहले और सम फंक्शन को डिफाइन किया गया है। तो v1 और v2 को जब इसमें आर्गुमेंट के रूप में भेजा गया, तो ये दोनों ही सम फंक्शन के p और q में कॉपी हो गए, ठीक है। v1 p में हो गया और v2 q में हो गया। इस फंक्शन में हमने एक ऑब्जेक्ट बनाया है, देखिए लिखा है वेक्टर r नाम का ऑब्जेक्ट बनाया हमने यहाँ पर। लूप बिल्कुल सेम है, इंट इस j इक्वल 0, i लेस देन 3, i प्लस प्लस, j प्लस प्लस, सॉरी यहाँ पर j प्लस प्लस। तो लूप वहाँ पर i काम में लिया था हमने, यहाँ पर j काम में ले लिया, कोई दिक्कत नहीं है। 3 टाइम्स लूप चलेगा। अब लूप में हो क्या रहा है वो यहाँ लिखा है, सबसे इंपॉर्टेंट ये है, लिखा है r डॉट वी जे इक्वल p डॉट वी जे प्लस q डॉट वी जे। इसका मतलब देखिए क्या है कि यहाँ पर ये जो वैल्यू आई है, ये v1 डॉट सेट वेक्टर के द्वारा जो 3 वैल्यू इनपुट की गई थी, 3 इंटीजर नंबर हैं, वो इसमें है इस टाइम, ठीक है। वो v1 के p में आ गए थे, तो वो इसके पास है अभी। ये इस क्लास के ऑब्जेक्ट हैं p, ठीक है ना। फ्रेंड फंक्शन के द्वारा उसी क्लास के ऑब्जेक्ट के द्वारा उसके डेटा मेंबर को एक्सेस कर सकते हैं। तो ये जो v वेरिएबल बना, यहाँ पर एरे बना था, ये क्लास का प्राइवेट है, और इसको इस क्लास के ऑब्जेक्ट के द्वारा ही एक्सेस कर सकते हैं। तो p से एक्सेस कर रहे हैं, p डॉट वी जे प्लस, और v2 का जो वैल्यू आया था वो है q के अंदर, तो q डॉट वी जे। यहाँ पर सेकेंड टाइम जो 3 इंटीजर वैल्यू आई थी वो थी, दोनों को प्लस कर दिया और इसमें रख दिया r के अंदर, ठीक है, ठीक है। और सीधा सा हम इस तरह से बहुत मान सकते हैं इसको, अगर वेरिएबल होते तो लिखते हैं यहाँ पर r बराबर p प्लस क्यू, ठीक है। p और q का जो भी टोटल आता है वो r में आ गया, और रिटर्न कर देते हैं हम r को। तो रिटर्न r यहाँ पर क्या है, ऑब्जेक्ट ही है ना। रिटर्न किसको किया हमने, r को रिटर्न किया। r के अंदर क्या है, p और q का टोटल, और p और q में वैल्यू थी v1 और v2 की, तो v1 और v2 की वैल्यू p और q में गई, p और q की टोटल होकर r में आई, और r को रिटर्न कर दिया, वो आ गया किसमें, v3 के अंदर। इट मीन्स v3 के अंदर v1 और v2 का टोटल है, ओके। अब इसका आउटपुट देखेंगे तो किस प्रकार आएगा। सबसे पहले देखिए आउटपुट इसका, सबसे पहले हम v1 डॉट सेट वेक्टर लिखते हैं। v1 सेट वेक्टर फंक्शन कॉल होता है, तो क्या प्रिंट करता है, एंटर 3
नंबर्स। और मान लीजिए आप यहाँ पर लिखते हो 2 4 6, ठीक है। सेकेंड टाइम v2 डॉट सेट वेक्टर, सेकेंड टाइम फिर से ये फंक्शन कॉल होता है, फिर से प्रिंट होता है एंटर 3 नंबर्स। इस बार हमसे 3 नंबर पूछते तो हम उससे आगे वाले कुछ भी लिख सकते हैं, यहाँ पर 3 हो गए, 4 हो गए, 5 हो गए, ठीक है, कुछ भी हो सकते हैं, 3 इंटीजर वैल्यू होनी चाहिए। उसके बाद में v3 इक्वल सम v1 v2, यहाँ पर टोटल होगा सब, ठीक है, टोटल होके v3 में आ जाएगा। और फिर प्रिंट होगा आउटपुट में फर्स्ट वेक्टर इज़, फर्स्ट वेक्टर इज़। और फर्स्ट वेक्टर में क्या है, v1 डॉट डिस्प्ले। तो v1 से फर्स्ट टाइम हमने जो वैल्यू इनपुट करवाई थी, इस बार डिस्प्ले फंक्शन उनको प्रिंट करेगा, तो यहाँ पर आ जाएगी यही वैल्यू 2 4 6। और उसके बाद में है सेकंड वेक्टर इज़। याद रखना कि आउटपुट में वही चीज़ें आती हैं, जितनी बार सी आउट कथन, सी आउट स्टेटमेंट जितनी बार चलता है उतनी लाइनें आउटपुट में आती हैं हमारे। और इस बार लिखा है v2 डॉट डिस्प्ले, तो v2 के द्वारा 3 4 5 इनपुट हुए थे, तो यहाँ पर आ जाए 3 4 और 5। उसके बाद में लिखा है रिजल्टेंट वेक्टर इज़, रिजल्टेंट वेक्टर इज़। और रिजल्टेंट वेक्टर में आता है v3 डॉट डिस्प्ले, और v3 में क्या है, दोनों का टोटल। तो यहाँ पे दोनों टोटल कितना होगा, 2 और 3 कितने हो गए, 5, 4 और 4 8, 6 और 5 11। ओके, इस प्रकार हमारा आउटपुट आ जाएगा इसके अंदर। ओके, थैंक यू।